वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्शिका कॉमर्स क्लासेस। ये मैं क्लास 11th के लिए बिजनेस स्टडीज़ का पार्ट 1 का थर्ड चैप्टर लेकर आई हूँ, प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। सो लेट्स स्टार्ट। हम इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप प्राइवेट पब्लिक ग्लोबल सेक्टर्स के बारे में जान पाएंगे, उनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकेंगे, उनके क्या क्या फीचर्स हैं। जैसे कि पब्लिक एंटरप्राइज में ही 3 पार्ट्स हैं, उनके फीचर्स क्या है। आप अच्छे से क्रिटिकली ये समझ पाएंगे कि पब्लिक सेक्टर का इंडिया में कैसे कैसे रोल चेंज हुआ है विद टाइम। एमएनसीज के बारे में समझेंगे और ट्रिपल पीस के बारे में समझेंगे। व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी? एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर कोएग्जिस्ट करते हैं, एक साथ चलते हैं, अलग अलग काम करें या साथ में मिलके काम करें, वो मैं आगे बताऊंगी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी यही है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी होता है और पब्लिक सेक्टर भी काम करता है, और वो लोग एक देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उस देश को आगे बढ़ाते हैं। इंडिया अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया ने कब मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया है? इंडिपेंडेंस होने के बाद। और इससे क्यों किया गया था? ताकि दोनों सेक्टर्स को एग्जिस्ट भी करें और उनको स्ट्रेंथन भी किया जा सके। नाउ वाई मिक्स्ड इकोनॉमी? ताकि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो उस देश में और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो वेल्थ का, ताकि ये ना हो कि रिच रिचर हो जाए और पुअर पुअरर हो जाए। एंड डेवलप एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर वाइल ऑल्सो अलाउइंग प्राइवेट इनिशिएटिव्स। तो इसको मिक्स्ड इकोनॉमी को क्यों किया गया था? इसको इसीलिए लाया गया था ताकि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी एकदम इक्वल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी हो और प्राइवेटली इनिशिएटिव्स भी दिया जाए। ये ना हो कि पब्लिक कंपनी को ही स्ट्रेंथन किया जा रहा है और प्राइवेट कंपनी को दबा दिया जा रहा है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इसीलिए लाई गई थी इंडिया में। इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे तो आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए हैं। सबसे पहले हम प्राइवेट सेक्टर की अगर बात कर ले तो हमें अपने आसपास लोकल शॉप्स देखने के लिए मिलती हैं, या फिर कोई बड़े रिटेल स्टोर्स आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स फॉर एग्जांपल डी मार्ट्स है, रिलायंस आपके मार्ट्स हैं, या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, अपोलो फोर्टिस, या फिर कुछ ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनकी चेन चली आती है, और प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। तो ये है प्राइवेट सेक्टर के बारे में, ये एग्जांपल्स हैं। यहीं पे मैंने साथ में आपको पब्लिक सेक्टर के भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। एट द सेम टाइम हम गवर्नमेंट सर्विसेज को भी यूज़ करते हैं, जैसे कि रेलवेज, रोडवेज, या फिर पोस्ट ऑफिसेज, पब्लिक हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स। दिस ब्लेंड इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है और पब्लिक सेक्टर भी काम कर रहा है, इस प्लान को हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको मुंबई के रेलवे स्टेशन की पिक्चर दी है, सीएसटी की, या फिर पोस्ट ऑफिस। तो ये आपके हो गए कुछ पब्लिक सेक्टर के डिपार्टमेंट्स। प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में क्या है? ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। इसको कुछ लोग, या तो एक दो लोग या फिर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, वो लोग इसको ओन करते हैं, इसी को मैनेज करते हैं और इसके सारे मैनेजमेंट और फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। जहाँ पे पब्लिक सेक्टर में इट इज़ टोटली ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। अब चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या दोनों ही हो। प्राइवेट सेक्टर में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना ही प्राइवेट सेक्टर का ऑब्जेक्टिव होता है। जहाँ पे पब्लिक सेक्टर का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता है और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज, मतलब लोगों को हर सर्विस प्रोवाइड किया जाए, सब्सिडाइज रेट्स पे उनको कुछ चीज़ों को अवेलेबल कराया जाए। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पब्लिक सेक्टर का आप कह सकते हैं इट इज़ पब्लिक वेलफेयर एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आगे मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं प्राइवेट सेक्टर के। तो प्राइवेट सेक्टर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कंपनीज जो कि प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये मैंने चैप्टर 2 में पढ़ाया है, आप उसकी वीडियो जाके देख सकते हैं। पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल्स में आ गया कि इंडियन रेलवेज, रोडवेज, पोस्ट ऑफिस, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे कि बीओबी, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया। सो दिस इज इट। प्राइवेट के मैंने यहाँ पे और भी कोई एग्जांपल्स रखे हैं। कोई लोकल ग्रोसरी स्टोर है,
वो सोल प्रोप्राइटरशिप में आता है। एक लॉ फर्म है तो वो पार्टनरशिप में आ गई। कोई कंपनी का एग्जांपल मैंने टीसीएस दिया है। और पब्लिक सेक्टर में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी, जो कि एक जॉइंट वेंचर है, वहाँ पे प्राइवेट एंटिटीज़ को भी दे दिया गया है और गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है। It often operates with significant government involvement and public service objectives, BSNL. So these are another examples for private and public sector. अब सबसे पहले हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनीज। आगे हम इनको पढ़ते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? दिस इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म। ये सबसे पुराना है। जब पब्लिक सेक्टर ने काम करना शुरू किया तब सबसे पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की ही शुरुआत हुई थी, इसलिए इसको सबसे पुराना और ट्रेडिशनल माना जाता है। इट वॉज इस्टेब्लिश एज डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री की तरह इसको इस्टेब्लिश किया था। नाउ व्हाट इज मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री क्या होता है? देखिए, गवर्नमेंट होती है ना, हम कहते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट बैंक्स हैं। तो वो क्या है, कोई एक ही पर्सन नहीं है जो ये सब कुछ ऑपरेट कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स बना दिए गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्रीज का नाम दे दिया उनको। जैसे कि कोई डिपार्टमेंट है जो इंटरनेशनल अफेयर्स को देखेगा, कोई डिपार्टमेंट है जो एजुकेशन का देखेगा, स्पोर्ट्स का देखेगा, एग्रीकल्चर का देखेगा। तो ऐसे करके उन्होंने मिनिस्ट्रीज बना दी और उनको नाम दे दिया: मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सेट्रा। और इनको क्या कंसीडर किया गया? इनको मिनिस्ट्री की एक्सटेंशन ही समझा गया। किसको? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब मैं इसके फीचर्स बता देती हूँ कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो है उनको कैसे, कहाँ से फंडिंग मिलती है, उनको फंड कौन करता है? तो उनको गवर्नमेंट ट्रेजरी ही, मतलब सरकार के खजाने से ही उनको फंडिंग मिलती है अपने ऑपरेशंस के लिए। एंड इट इज़ सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स। अब यहाँ पे भी अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स को एप्लीकेबल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये भी कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे भी पैसों का आना और जाना होगा। तो आपको भी एक रिकॉर्ड रखना होगा कि आपके क्या क्या एक्सपेंसेस हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। नाउ, अब जो एम्प्लॉयज़ हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के, उनको गवर्नमेंट सर्वेंट्स ही माना जाता है। और ये क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया हमने, आईएएस ऑफिसर्स हैं या सिविल सर्वेंट्स हैं, तो ये भी एम्प्लॉयज़ ही हैं, ये भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। तो एम्प्लॉयज़ कौन है? एम्प्लॉयज़ आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स। डायरेक्ट कंट्रोल किसके पास है? डायरेक्ट कंट्रोल किसके पास होता है? जो कंसर्न मिनिस्ट्री है। सपोज रेलवेज वाला काम है तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास ही डायरेक्ट कंट्रोल है। अब ये नहीं कि स्कूल का कंट्रोल भी रेलवे के पास होगा, नो। जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उसकी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ही उसको कंट्रोल करेगी। नाउ, अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री एंड पार्लियामेंट। अब जो ये लोग अकाउंटेबल किसके लिए हैं? दे आर अकाउंटेबल टू, मतलब ये लोग किसको जवाब देंगे अगर कोई कुछ भी काम हो रहा है, किसी भी चीज़ के लिए ये लोग जिम्मेदार हैं, तो वो किसको ये लोग आंसरेबल हैं? दे आर अकाउंटेबल एंड आंसरेबल टू मिनिस्ट्री एंड पार्लियामेंट। अब हम यहाँ पे इसकी कुछ मेरिट्स एंड लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं। तो मेरिट्स में इट इज़ हाई पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, मतलब यहाँ पे पब्लिक अकाउंटेबिलिटी अच्छी है, हाई है। डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल है, गुड फॉर नेशनल सिक्योरिटी। डायरेक्ट कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए तो वो अच्छा ही है। रेवेन्यूज गोज टू ट्रेजरी, किसी की पर्सनली जेब में नहीं जाता है रेवेन्यू, क्योंकि फंडिंग भी गवर्नमेंट ट्रेजरी करती है, तो रेवेन्यू भी ट्रेजरी के पास ही चला जाता है। लिमिटेशंस क्या है? देयर इज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। वाई लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी? बिकॉज वो सब कुछ बहुत बोलते हैं ना कि बहुत इसके हिसाब से होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे थोड़ी कम हो जाती है। नाउ, डिलेज इन डिसीजन मेकिंग बिकॉज रेड टेपेज्म, मतलब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग थोड़ी डिलेड हो जाती है बिकॉज दे आर बिग डिपार्टमेंट्स, बिग दे आर रनिंग एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन मिनिस्ट्रीज। तो इनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि उनको बहुत लंबा एक रूल फॉलो करना पड़ता है, थोड़ा सा कि बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। यहाँ इस ऊपर वाले बॉस पे जाएंगे, फिर वो उसका वो बताएगा। सो डिसीजन मेकिंग इसमें हो जाती है डिलेड। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट, तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट। इनसेंसिविटी,
टू कंज्यूमर नीड्स। कंज्यूमर नीड्स को ये लोग डायरेक्टली तो असेस करते नहीं है, तो दे आर इनसेंसिटिव टूवर्ड्स द कंज्यूमर नीड्स। मैंने दो आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के दो एग्जांपल्स दिए हैं। पहला इंडियन रेलवेज, बिकॉज इट इज़ होलली ओन एंड मैनेज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इट्स बजट इज पार्ट ऑफ द यूनियन बजट। Secondly, Indian Post and Telegraph Department, because functions are under the Ministry of Communication। तो जैसा कि मैंने बताया, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में क्या होता है, एक कंसर्न मिनिस्ट्री होती है और वही अपने से रिलेटेड डिपार्टमेंट को मैनेज कंट्रोल करती है। सबसे पहले हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस या पब्लिक कॉर्पोरेशंस के बारे में जानेंगे। तो ये सबसे पहले ये हमें समझना है कि ये होता क्या है। ये पब्लिक कॉर्पोरेशंस या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होती क्या है। सो दे आर ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। स्पेशल एक्ट होता है पार्लियामेंट का, उसी से इनको क्रिएट किया जाता है या ये एग्जिस्टेंस में आती हैं। अब ये समझ नहीं आया कि पार्लियामेंट क्या है या फिर ये कैसे एग्जिस्टेंस में आई, तो हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि एक बिल, एक ड्राफ्ट को प्रेजेंट किया जाता है। कहाँ? उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है, सर्कुलेट किया जाता है लोकसभा राज्यसभा में। सभी को सबकी रजामंदी चाहिए होती है। फिर जब वहाँ से वो थोड़ा आगे बढ़ता है, सर्कुलेट हो चुका होता है, तब जाके उसको प्रेसिडेंट साइन करते हैं और उसके बाद वो बन जाता है एक एक्ट। सो एक्ट इज नथिंग बट अ लॉ। और वो लॉ एग्जिस्टेंस में कैसे आया? वो एक बिल प्रेजेंट किया गया, उसको सर्कुलेट किया गया, उसको लोकसभा राज्यसभा में सर्कुलेट किया गया और उसके बाद जब प्रेसिडेंट ने भी उसको साइन कर दिया है, तब जाके वो एक एक्ट बनता है और उसी से स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस एग्जिस्टेंस में आती है। सो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ क्रिएटेड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट और legislature. The act defines its power, function, rules, relationships with the government. So it is created by a specific act. It is wholly owned by the state. ये या तो स्टेट बनाएगी और या फिर इसको होली ओन भी स्टेट ही करता है। और वो कैसे करता है वो मैंने अभी बताया। बॉडी कॉर्पोरेट कैन सू और बी सूड ओन प्रॉपर्टी। तो ये क्या है? ये भी कंपनीज की तरह ये भी इसकी भी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। एंड इट कैन सू एंड कैन बी सूड। इंडिपेंडेंट फाइनेंसिंग, कि इसको गवर्नमेंट से फाइनेंसेस नहीं मिलते, जैसे कि हमने अभी लास्ट में पढ़ा था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में कि उसको गवर्नमेंट ट्रेजरी से ही फंडिंग मिलती है, लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में ऐसा नहीं है। इनकी इंडिपेंडेंट फाइनेंसिंग होती है, ये बोरोइंग कर सकते हैं और अपनी सेल से अपने रेवेन्यूज कमा सकते हैं। दे आर नॉट सब्जेक्ट टू जनरल गवर्नमेंट अकाउंटिंग ऑडिट प्रोसीजर्स, बिकॉज गवर्नमेंट इनको फंडिंग नहीं कर रही है, तो इनको जनरल जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग या ऑडिट के प्रोसीजर्स होते हैं वो इनको फॉलो करने ज़रूरी नहीं है। एम्प्लॉयज़ आर नॉट सिविल सर्वेंट्स गवर्न बाय इट्स ओन एक्ट। इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सिविल सर्वेंट्स या गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं होते। नाउ अब हम पढ़ लेते हैं इसके कुछ मेरिट्स और लिमिटेशंस के बारे में। तो मेरिट्स क्या है? इट इज़ ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, वैल्यूबल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकॉज इट कंबाइंस गवर्नमेंट पावर एंड प्राइवेट इनिशिएटिव्स। इसको पावर मिल गई है गवर्नमेंट से। क्यों? कैसे मिली? वही बिल के थ्रू। एंड देन वो उसको गवर्नमेंट से पावर तो मिल गई है, प्लस इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो इसको एक प्राइवेट इनिशिएटिव भी मिल जाता है। इसके पास ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नाउ लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। तो इन रियलिटी लेस फ्लेक्सिबल ड्यू टू रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस इस पर इम्पोज कर दिए जाते हैं, इस पर अप्लाई कर दिए जाते हैं, तो ये इतना फ्लेक्सिबल नहीं है जितना डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स था। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें ज़्यादा रहता है। तो जो मेजर डिसीजंस होते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में, उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहता है। पोटेंशियल फॉर करप्शन, और करप्शन भी यहाँ होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। नाउ गवर्नमेंट फॉर्म इट, लेकिन क्या है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आर रनिंग इट, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको रन करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देती हूँ। आरबीआई हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो कैसे बना?
वो भी एक बिल आया, सर्कुलेट हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में, उसके बाद उसको प्रेसिडेंट ने साइन किया, फिर उसको एक एक्ट बना दिया गया। तो आरबीआई, एसबीआई, यूटीआई, एसबीआई इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई, ये सब कैसे फॉर्म हुए हैं? ये इसी तरह फॉर्म हुए हैं। एक बिल आया, सर्कुलेट किया गया राज्यसभा लोकसभा यानी कि पार्लियामेंट में, और जाके प्रेसिडेंट ने उसको साइन किया, उसको रजामंदी मिली, वो एक एक्ट बना, और एक्ट के तहत ये आरबीआई, एसबीआई, यूटीआई ऐसी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस को फॉर्मेशन हुई। यहाँ पे मैंने ये आरबीआई जैसा भी बताया, आपको एग्जांपल दिया है, और एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। It was established by the LIC Act 1956 and it has its own policies and procedures. ऐसे ही RBI, it was established by the RBI Act 1934 and it operates with significant autonomy to manage monetary policies. RBI, we all know that RBI is the father to all banks. RBI ही सब डिसाइड करता है कि वो कितनी बैंक्स को, कौन सी बैंक्स को कितना अमाउंट लोन देगा, वो कितने बोरोइंग्स कर सकते हैं, एंड ऑल दैट। अब ये हमारा थर्ड फॉर्म आ जाता है गवर्नमेंट कंपनीज। तो गवर्नमेंट कंपनीज क्या है? इट इज़ जस्ट लाइक एनी कॉरपोरेट कंपनी या कंपनीज की जैसा ही है ये, लेकिन क्या है, ये पब्लिक सेक्टर है, इसीलिए इसको गवर्नमेंट कंपनी कह दिया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ रजिस्टर्ड एंड गवर्न्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। At least 51% of its paid up capital is held by central government, state government or partly by both. तो इसमें क्या होता है, इसकी जो पेड अप कैपिटल होती है उसका टोटल का 51% इट इज़ हेल्ड बाय, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको होल्ड करके रखती है, स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करके रखती है, आधा आधा, या फिर दोनों ही उसको होल्ड करके रखते हैं। नाउ इसके फीचर्स क्या हैं? ये गवर्नमेंट कंपनीज को क्रिएट किया जाता है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ये मैंने दो रियल लाइफ एग्जांपल्स लिए हैं गवर्नमेंट कंपनीज के, ओएनजीसी एंड सेल। ओएनजीसी इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इट इज़ अ मेजर ऑयल एंड गैस कंपनी जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत मेजर स्टेक, इट इज़ लाइक 51% मोर देन दैट, होल्ड करके रखती है। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये अलग दूसरा एग्जाम्पल हो गया गवर्नमेंट ओन कंपनी का, एंड इसको कमर्शियल सेक्टर में ऑपरेट किया जाता है। नाउ चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर प्री 1991, दैट इज बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं यहाँ पे बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। प्राइवेट सेक्टर इतना सक्षम नहीं था कि वो लॉन्ग टाइम के लिए या फिर हैवी अमाउंट में इन्वेस्ट करे कुछ प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि स्टील, पावर या ट्रांसपोर्ट के लिए। उसी के रीजन था कि पब्लिक सेक्टर को आना पड़ा। सेकेंड इज रीजनल बैलेंस। रीजनल बैलेंस को क्रिएट करने के लिए या फिर जो रीजनल डिस्पैरिटीज थी, रीजनल इम्बैलेंसेस थे, उनको एलिमिनेट करने के लिए पीएसयूज, दैट इज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, उनको स्ट्रैटेजिकली बैकवर्ड एरियाज में ही सेट किया गया। फॉर एग्जाम्पल सेल, दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको कहाँ कहाँ सेट किया गया है? उसको सारे ट्राइबल रीजन्स में ही सेट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल भिलाई में छत्तीसगढ़ में, रूरकेला दैट इज इन उड़ीसा, दुर्गापुर एंड बर्नपुर इन वेस्ट बंगाल एंड बोकारो इन झारखंड। आ जाता है हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल। टू अचीव लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जब हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना होता है तो उसके लिए कैपिटल भी हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होती है, ह्यूज कैपिटल चाहिए होती है। तो लेकिन प्राइवेट सेक्टर तो इट वाज नॉट विलिंग, इसीलिए पब्लिक सेक्टर को भी उसमें आना पड़ा था। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोलियम आज भी सरकार के अंडर में आता है। Check over concentration of economic power to prevent monopolies and inequalities that could arise from private sector. Private sector को अगर दे दिया जाएगा या private sector initially आ जाता तो वो मोनोपोली मार्केट अपना बना लेते, या फिर inequalities आ जाती सोसाइटी में एंड इकोनॉमी में। तो इसकी वजह से क्या हुआ? मोनोपोली और इनइक्वालिटी को ही प्रिवेंट करने के लिए, जो कि प्राइवेट सेक्टर की वजह से हो सकता था, डोमिनेंस इन हैवी इंडस्ट्रीज। तो हैवी इंडस्ट्रीज में किसका डोमिनेंस है? गवर्नमेंट का, पब्लिक सेक्टर का। लास्ट पॉइंट, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन टू अचीव सेल्फ रिलायंस बाय प्रोड्यूसिंग हैवी मशीनरी डोमेस्टिकली। मतलब इंपोर्ट को भी सब्सिडाइज कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया। कैसे किया? आपने हैवी मशीनरी को अपने ही देश में बनाना शुरू किया। क्यों किया? सेल्फ रिलायंस के लिए।
रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन इम्पोर्ट्स, ताकि हमें इम्पोर्ट पे रिलाय ना करना पड़े, हमें इम्पोर्ट पे निर्भर ना होना पड़े, खुद पे निर्भर या अपने ऊपर निर्भर होने के लिए या इंडिपेंडेंट होने के लिए हमने क्या किया, हैवी मशीनरी को इंडिया में ही बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पे मैंने दो रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए हैं। भिलाई स्टील प्लांट दैट इज इन छत्तीसगढ़ एंड इट वाज एस्टेब्लिश इन अ बैकवर्ड रीजन। इसको बैकवर्ड रीजन में ही एस्टेब्लिश किया गया था। क्यों किया गया था? ताकि उस रीजन में भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो और रोजगार को, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया जाए या फिर लोगों को रोजगार दिया जाए। नाउ सेकेंड इज एनटीपीसी, दैट इज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। It was set up to provide large-scale power generation infrastructure. Changing role of public sector, जो 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आई है 1991, या जो अलग रिफॉर्म्स है उसके बाद कैसे पब्लिक सेक्टर का रोल बदल गया है वो पढ़ लेते हैं। जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 1991, ये आपको मैं आगे पढ़ाऊंगी और ये 12th में भी है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये अलग अलग, इनके अलग अलग मैं टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊंगी। इट रीडिफाइन द पब्लिक सेक्टर रोल। इसने कैसे पब्लिक सेक्टर का रोल एकदम अलग ही डिज़ाइन कर दिया। तो पहला पॉइंट है रिडक्शन इन रिजर्व इंडस्ट्रीज। पहले क्या था कि पब्लिक सेक्टर ने ही ज़्यादा से ज़्यादा अपना होल्ड कर रखी थी बहुत सारी इंडस्ट्रीज, जैसे कि पावर हो गई या फिर वाटर से रिलेटेड हो गई, रोडवेज, रेलवेज, ये था। लेकिन अब क्या हुआ, जो रिजर्व इंडस्ट्रीज थी उसमें रिजर्वेशन हो गया। पहले 1956 तक गवर्नमेंट के अंदर, पब्लिक सेक्टर के अंडर में 17 थी, फिर 1991 तक वो 8 हुई और फाइनली वो 3 रह गई, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड रेल ट्रांसपोर्ट। बाकी प्राइवेट सेक्टर की एंट्री इंक्रीज हो गई। तो मतलब जो शुरू में 1956 में 17 थी, वो करेंटली पब्लिक सेक्टर के पास 3 है। कौन कौन सी हैं? एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड रेल ट्रांसपोर्ट। नाउ डिसइन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ गवर्नमेंट इक्विटी इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स टू द प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक। डिसइन्वेस्टमेंट कैसे हुआ कि जो गवर्नमेंट इक्विटी थी उसकी सेल हुई। कहाँ हुई? पीएसयूज में। वो कैसे हुई? प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया एंड पब्लिक। ऑब्जेक्टिव क्या था? ताकि रिसोर्सेज को रेज किया जा सके और ओनरशिप को वाइड स्प्रेड किया जा सके और एफिशिएंसी अच्छी हो सके, इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। पॉलिसी फॉर सिक यूनिट्स, जो सिक यूनिट्स थी जो अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी उनके लिए भी एक अलग पॉलिसी थी। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में था उसी तरह रेफर टू BIFR फॉर रीस्ट्रक्चरिंग और क्लोजर। मतलब या तो जो सिक यूनिट्स थी या तो उनको स्ट्रक्चर किया गया या फिर उन्हें बंद ही कर दिया गया। नेशनल रिन्यूअल फंड फॉर वर्कर रिहेबिलिटाइजेशन, और जो वर्कर रिहैब्स थे उनके लिए नेशनल रिन्यूअल फंड्स तैयार किए गए। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी उनको उनको क्या ग्रांट कर दी गई? ग्रेटर ऑटोनॉमी, बट they were held accountable for specific targets improving performance. Now real life examples I have given. Disinvestment का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये है कि सेल ऑफ गवर्नमेंट स्टेक इन एयर इंडिया टू टाटा ग्रुप। करेंटली क्या हुआ है कि जो एयर इंडिया हमारी एयरलाइन थी वो किसको दे दी गई है? वो गवर्नमेंट का स्टेक हटा के वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई है, दैट इज टाटा ग्रुप ने वो खरीद लिया है। सेकेंड इज कंपटीशन, ओपनिंग ऑफ द टेलीकॉम सेक्टर टू प्राइवेट प्लेयर्स। सबसे पहले इनिशियली क्या था? MTNL था या BSNL था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? टेलीकॉम सेक्टर्स में भी प्राइवेट प्लेयर्स आ गए, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिए हैं जियो, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया, अब तो एक हो गया है, ऐसे करके। सो दैट आफ्टर BSNL, पहले BSNL की ही मोनोपोली थी, मतलब BSNL का ही मार्केट था, वो किसी को घुसने नहीं देता था। लेकिन कंपटीशन हुआ और फिर प्राइवेट प्लेयर्स भी इस फील्ड में आ गए। नाउ MOU, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मैनी PSUs, बहुत सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जैसे कि BHEL, ONGC ऑपरेट अंडर MOUs विद देयर मिनिस्ट्रीज। नाउ MOU होता क्या है? अभी हम 2 स्लाइड से पढ़ रहे हैं MOU। So MOU is like it is a formal agreement. एक formal agreement होता है दो parties के बीच में that outlines a shared understanding and commitment to a set of goals and expectations. कुछ goals और उनकी कुछ उम्मीदें होती हैं, तो उसी के लिए वो क्या करते हैं? एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग बनती है दो पार्टीज के बीच में
एंड इट इज़ अ प्रीलिमिनरी डॉक्यूमेंट। ये प्रीलिमिनरी डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले हम इसी के ऊपर बात करते हैं। ऑफन यूज टू स्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क। इसको अधिकतर किसके लिए यूज़ किया जाता है कि हमारे आगे आने वाले टाइम में हम कहाँ कहाँ कोलैबोरेट करेंगे, उसके फ्रेमवर्क तैयार होते हैं। एंड वाइल नॉट लीगली बाइंडिंग, ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर ऐसा भी नहीं है कि ऑब्लिगेशन है कि आपको ये बनाना है। इट सिग्निफाइज अ सीरियस इंटेंट टू वर्क टुगेदर। So memorandum of understanding is a formal agreement and not a legal agreement. First thing, and it is between two or more parties जो कि एक साथ काम करने के लिए आगे मिलती हैं, हाथ बढ़ाती हैं। और ये एक preliminary document होता है, often used to establish a framework for future collaboration. अब बात कर लेते हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस की, दैट इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस या फिर उसका एब्रिविएशन है एमएनसी। तो ये बहुत बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस होती हैं जो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में काम कर रही होती हैं। इनका प्रोडक्शन भी इंटीग्रेटेड होता है। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटीग्रेटेड? इंटीग्रेटेड का मतलब यहाँ हो गया कि मिल के काम करती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कोई कार है या फिर हम एक मोबाइल का एग्जांपल ले लेते हैं। मोबाइल में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो ये कंपनीज क्या करती हैं, जैसे मैं एप्पल का ही अगर आपको एग्जांपल बता दूँ तो एप्पल के कुछ पार्ट्स वो लोग कोरिया में बनाएंगे, कुछ पार्ट्स उनके चाइना में बनेंगे, असेंबली चाइना में होगी, कुछ पार्ट्स जापान से आएंगे। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया। इसका मतलब क्या है कि जब हम प्रोडक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब हम मिल के काम कर रहे हैं, एक पार्ट किसी ने बना दिया, एक पार्ट किसी ने बना दिया, तो उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन। और इनकी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ भी एक ही कंट्री में सीमित नहीं होती हैं। दे डू देयर मार्केटिंग अक्रॉस बॉर्डर्स। इसके कुछ फीचर्स हैं जैसे कि ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। आपको एक एमएनसी अगर खोलनी है तो आपको उसके लिए बहुत ह्यूज कैपिटल चाहिए। एंड ऑल्सो दे शुड बी एबल टू रेज मासिव फंड्स ग्लोबली। जब वो ग्लोबली रेज करेंगे तो वो ज़्यादा भी रेज कर सकते हैं। तो ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज इज इट्स फर्स्ट फीचर। फॉरेन कोलैबोरेशन, ऑफन एंटर एग्रीमेंट्स विद लोकल कंपनीज। मतलब ये क्या करते हैं कि सपोज कंपनी है कनाडा की और ये इंडिया में काम कर रहे हैं, तो ये इंडियन कंपनीज के साथ भी मोर ऑफन ये लोग एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। उसी को कहते हैं फॉरेन कोलैबोरेशन। एडवांस टेक्नोलॉजी पोजेस सुपीरियर प्रोडक्शन मेथड्स एंड R&D कैपेबिलिटीज। मतलब इनका क्या है, इनके पास बहुत अच्छे सुपीरियर वाले प्रोडक्शन के मेथड्स हैं एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज भी है इनके पास। एंड प्रोडक्ट इनोवेशन, इन्वेस्ट हैविली इन R&D फॉर न्यू प्रोडक्ट्स एंड डिज़ाइंस। तो इनकी प्रोडक्ट इनोवेशन होती रहती है। कैसे होती है? जैसे कि आईफोन की ही बात कर लें अगर, तो एप्पल ने कई आईफोन्स निकाले और हर मुझे लगता है 6 महीने या साल भर में उनका एक नया फ़ोन लॉन्च हो जाता है। वो कैसे होता है कि वो हर बार एक इनोवेशन लेकर आते हैं अपने प्रोडक्ट में। वो कैसे आते हैं? Because they invest heavily in research and development for new products and designs. And now aggressive marketing strategies, effective advertising and sales promotion. इनकी जो एडवर्टाइजिंग है या सेल्स प्रमोशन है वो बहुत इफेक्टिव होते हैं क्योंकि इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बहुत एग्रेसिव होती है। एग्रेसिव एज इन कि ये लोग कोई भी कमी नहीं छोड़ते अपने मार्केटिंग में। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, इंटरनेशनल इमेज, नेटवर्क ऑफ सब्सिडरीज या ब्रांचेस। तो इनका मार्केट का जो दायरा है वो हमेशा एक्सपेंड ही करता चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक इंटरनेशनल इमेज है और इनका जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है। सेंट्रलाइज कंट्रोल, हेडक्वार्टर्ड इन होम कंट्री। ये कंपनी जहाँ की होती है बनाई हुई, सपोज इंडिया की ही कंपनी है तो हेडक्वार्टर उसका होम कंट्री में ही होगा। होम कंट्री कौन सी होती है? जहाँ से एक कंपनी का जन्म हुआ होता है। एंड ब्रॉड पॉलिसी कंट्रोल ओवर ग्लोबल ऑपरेशंस। और इनके जहाँ जहाँ भी इनकी कंपनीज रहेंगी, जहाँ जहाँ इनके ऑफिस या ब्रांचेस होंगी, उसका ग्लोबल कंट्रोल इनके हाथ में रहता है। इसका मैंने यहाँ पे बहुत टेस्टी रियल लाइफ एग्जांपल दिया है, दैट इज कोका कोला एंड मैकडी। कोका कोला हो गया, पेप्सिको, सैमसंग, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। ये सारी कौन सी कंपनीज हैं? ये सब एमएनसीज हैं। दीज कंपनीज प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केट दैम। ये गुड्स और सर्विसेज को बनाती हैं, उनको मार्केट किया जाता है, उनको मतलब उनका एडवर्टीज किया जाता है। एंड हैव ऑपरेशंस इन न्यूमरस कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया।
और उनके ऑपरेशंस या उनका वर्किंग कहाँ कहाँ होता है, बहुत सारी कंट्रीज़ में होता है। जैसे कि इंडिया में भी हमें मैकडी या केएफसी देखने के लिए मिल जाता है। मैकडोनल्ड्स, केएफसी फास्ट फूड चेन्स हैं विद सेंट्रलाइज्ड स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस ग्लोबली। तो इनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, वो स्टैंडर्डाइज्ड हैं। मतलब ये नहीं है कि मैकडी अगर इंडिया में है तो वो नान और छोले भटूरे बेचेगा। जो वो ओरिजिनली अपने कंट्री में, अपनी होम कंट्री में बेचता है, वही वो अक्रॉस बॉर्डर्स भी बेचेगा। नाउ जॉइंट वेंचर्स, जॉइंट का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो इसका मतलब क्या हुआ जॉइंट वेंचर का, व्हेन टू और मोर बिजनेसेस, दो या दो से ज़्यादा बिजनेस एग्री करते हैं। किसके लिए एग्री करते हैं, टू जॉइन टुगेदर, एक कॉमन पर्पस के लिए या एक कॉमन बेनिफिट या म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। जब ये लोग आपस में आके मिलते हैं और अपनी सारी रिसोर्सेज और अपनी एक्सपर्टाइज को एक जगह इकट्ठा फोकस में डाल देते हैं, उसको हम कहते हैं जॉइंट वेंचर। When two or more businesses agree to join together for a common purpose and mutual benefit, pooling resources and expertise। दो तरह के हैं जॉइंट वेंचर्स, CJV एंड EJV, कॉन्ट्रैक्चुअल एंड इक्विटी बेस्ड। कॉन्ट्रैक्चुअल में आप समझ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ये लोग साइन करते हैं और फिर आते हैं अपना आपस में मिलते हैं, मतलब ज्वाइन करते हैं। इक्विटी बेस्ड मतलब कुछ बिजनेसेस क्या करते हैं कि हम आपकी इतने % इक्विटी लेंगे, इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे और आगे के ऑपरेशंस उस हिसाब से चलेंगे और हम उसमें दखल अंदाजी भी देंगे। अगर हमें कोई एक चीज़ पसंद नहीं आएगी देन वी विल सजेस्ट यू टू मॉडिफाई इट। जैसे कि शार्क टैंक में भी आप देख सकते थे। सो सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर की बात कर लेते हैं। तो ये कोई सेपरेट एंटिटी नई नहीं होती है। नो न्यू सेपरेट एंटिटी इज क्रिएटेड, ओनली एन एग्रीमेंट टू वर्क टुगेदर। सिर्फ एक एग्रीमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है कि हम साथ में काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंचाइज एग्रीमेंट, लाइक मैकडोनल्ड्स फ्रेंचाइज, मतलब फ्रेंचाइज जो होती है, फ्रेंचाइजी ले ली जाती है कि हमने भाई फलानी कंपनी की ले ली, मैकडी की फ्रेंचाइज ले ली इंडिया में इतनी जगहों पे। तो वो कौन सा है, दैट इज एन एग्जांपल फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर। कोई नई सेपरेट एंटिटी नहीं बनाई जाती, सिर्फ एक एग्रीमेंट होता है कि हम आपके साथ मिलके काम करेंगे, ब्रांड का नाम आपका होगा लेकिन जगह हमारी होगी। सेकेंड इज इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। अ न्यू सेपरेट बिजनेस एंटिटी इज फॉर्म। इसमें क्या होता है, नई अलग बिजनेस को बना दिया जाता है, जॉइंटली ओन्ड बाय द पार्टीज। जो कंपनी आके ज्वाइन हो रही है वो इसको ज्वाइन करती हैं और वो ही इसको ओन भी करती हैं, जैसे कि एक न्यू कंपनी फॉर्म कर दी गई। अब इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी, इनकी रिसोर्सेज भी बढ़ जाती हैं और काम करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। एक्सेस टू न्यू मार्केट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। अभी तक मैं एबीसी कंपनी की, एबीसी लिमिटेड मेरी कंपनी थी, मेरा मार्केट बहुत सीमित था, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी सीमित था, लेकिन क्योंकि मुझे एक्सपेंड करना था, मुझे नए मार्केट को भी एक्सप्लोर करना था, तो मैंने क्या किया, मैं XYZ लिमिटेड के साथ जुड़ गई। सो दैट इज एन जॉइंट वेंचर। तो उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें न्यू मार्केट का एक्सेस भी मिल गया, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स भी बढ़ गए। एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी, कि मेरे पास एबीसी लिमिटेड में मेरे पास एक लिमिटेड टेक्नोलॉजी थी जिसके हिसाब से मैं काम कर रही थी। अब क्योंकि मुझे और टेक्निकल नॉलेज नहीं थी या फिर मुझे उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाने थे, तो मैंने क्या किया, मैं जॉइंट वेंचर में आई और मुझे अब एडवांस टेक्नोलॉजी का भी जो प्रेजेंट में इनोवेटिव है उसका भी एक्सेस मिल गया। इनोवेशन कैसे आएगी, जब आप दूसरे लोगों के साथ भी मिलकर काम करेंगे तो न्यू आइडियाज़ मिलते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स आप उसके बारे में सोचते हैं, तो इनोवेशन भी इसका एक बेनिफिट है। लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्पेशली इन कंट्रीज लाइक इंडिया। इंडिया में क्या होगा, जब जॉइंट वेंचर में कोई आएगा तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत आमतौर पे वो लो हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि वो अब एक और कंपनी या एक और लिमिटेड के साथ जुड़ गए हैं और उनको कुछ बेनिफिट्स मिल गए हैं नेटवर्क मार्केट्स के बारे में या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, या फिर उनको रॉ मटेरियल कहाँ से प्रोक्योर करने हैं, ऑल दैट। इस्टेब्लिश ब्रांड नेम, वन पार्टनर बेनिफिट्स फ्रॉम द अदर्स गुडविल। इसमें क्या होता है कि एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर की गुडविल का बेनिफिट मिल जाता है। सो दिस इज अबाउट द जॉइंट वेंचर। So real life example for joint venture, first is Maruti Suzuki and second is Tata Starbucks.
Maruti Suzuki is a classic example of an equity-based joint venture between Suzuki Motors Corporation from Japan and Maruti Udyog Limited, जो initially government owned था। हम मारुति सुजुकी की हम थोड़े विस्तार में बात करते हैं। ये हालांकि अभी दे आर स्टिल वर्किंग टुगेदर। MSIL दैट इज मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, वो एक सब्सिडरी है। किसकी सब्सिडरी है? सुजुकी मोटर कोऑपरेशन की, जहाँ पे सुजुकी ने मेजॉरिटी ऑफ स्टेक उसने होल्ड कर रखा है। एंड टू कंपनीज हैव लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप। ये शुरू कब हुआ था? 1981 में। कैसे शुरू हुआ था? ये जॉइंट वेंचर में आए थे, मतलब 50-50, दोनों के पास 50-50% स्टेक था। लेकिन 2007 में इंडियन गवर्नमेंट ने अपना स्टेक बेच दिया और सुजुकी को सोल प्रमोटर बना दिया। Majority ownership Suzuki Motor Corporation, currently it holds 55% of the shares, and this is about the Maruti Suzuki. Now Tata Starbucks की बात कर लेते हैं, तो ये भी 50-50 joint venture है between Tata Consumer Products and Starbucks Corporation. Now triple P model, that is public private partnership की लास्ट रहेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हमें समझ आ रहा है जहाँ पे पार्टनरशिप है किस किस की? दो सेक्टर्स की, पब्लिक सेक्टर की भी, गवर्नमेंट की भी, और प्राइवेट सेक्टर दैट इज इंडिविजुअल कंपनीज की भी। ट्रिपल पी मॉडल इज लाइक वेरी इफेक्टिव, और इसका हमें गुजरात से देखने के लिए मिला था एट द टाइम जब वहाँ पे सीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। नाउ हम पढ़ लेते हैं ट्रिपल पी मॉडल होता क्या है। इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक सेक्टर दैट इज गवर्नमेंट एंटिटीज एंड प्राइवेट सेक्टर, जो बिजनेस या इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप फॉर द एलोकेशन एंड कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। किसके लिए? कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनका कंप्लीशन हो सके, स्पेशली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। इसका की आइडिया क्या है? ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ टास्क, ऑब्लिगेशन एंड रिस्क। क्योंकि हम सभी जानते हैं जब हम प्राइवेट सेक्टर की कोई सर्विस को अवेल करता है या प्राइवेट सेक्टर किसी काम को करता है तो वो काफ़ी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली और कम टाइम में हो जाता है। तो इसका की आइडिया यही आया कि पब्लिक सेक्टर को कोई काम करना था, उन्होंने टाई अप किया प्राइवेट सेक्टर के साथ और उनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे उनके साथ काम किया। ना पब्लिक पार्टनर रोल प्रोवाइड्स कैपिटल। पब्लिक का एज अ पार्टनर क्या रोल है? कि वो कैपिटल देगी, अपनी एसेट्स आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर देगी, आपकी जो सोशल ऑब्लिगेशंस हैं सोचेगी कि हाँ कोई भी सोशल ऑब्लिगेशन को उसका खंडन ना हो। मतलब जो भी हमारे सोसाइटी की तरफ जो भी ऑब्लिगेशंस होते हैं किसी कंपनी की, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो खराब ना हो। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, कि इन्वायरमेंट को भी बहुत नुकसान ना आए। एंड लोकल नॉलेज, आपको वहाँ के जो लोकल चीज़ें हैं, लोकल जो भी कुछ है वहाँ का कल्चर है उसकी नॉलेज भी आपको प्रोवाइड करेगी। तो पब्लिक का एज अ पार्टनर क्या रोल है? इट प्रोवाइड्स कैपिटल, इट ट्रांसफर्स एसेट्स, इंश्योर सोशल ऑब्लिगेशंस, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड लोकल नॉलेज। प्राइवेट पार्टनर का इसमें क्या रोल होता है? दे यूजेस एक्सपर्टीज इन ऑपरेशन। उनको जो भी काम दिया जाता है उसमें वो अपनी एक्सपर्टीज को यूज़ करते हैं, मैनेजमेंट का ध्यान रखते हैं एंड इनोवेशन फॉर एफिशिएंट एग्जीक्यूशन। मतलब जो वो काम कर रहे हैं वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो, एफिशिएंटली काम हो, तो उसमें भी वो इनोवेशन लाते हैं। नाउ सेक्टर्स, कौन कौन से सेक्टर्स हैं? पावर जनरेशन, वाटर एंड सैनिटेशन, रोड्स, रेलवेज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड बिल्डिंग्स। इन सभी में ट्रिपल पी मॉडल करंटली फ्रॉम पास्ट 7 to 10 years यूज हो रहा है। एंड दैट इज बिकॉज ये नहीं कि ये अभी करंटली आया ही है, और कंट्रीज में ट्रिपल पी मॉडल पहले से है। लेकिन इंडिया में जब हमने गुजरात का देखा, कि गुजरात का हम सभी जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इज ब्रिलियंट। वो कैसे है? गवर्नमेंट उस टाइम पे, वहाँ की सरकार, वहाँ के सीएम कौन थे? मोदी जी थे। उनको ये आइडिया आया था कि हम क्यों ना पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को मिला दें। हम मतलब मिला दें एज इन कि जो हमें सरकारी काम है वो हम ऑन द कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस प्राइवेट सेक्टर के कुछ यूनिट्स को दे दें और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो रिजल्ट्स वहाँ के बहुत अच्छे आए थे। तो इसीलिए अब क्या है कि इंडिया में काफ़ी जगहों पे इन विच सेक्टर्स, पावर जनरेशन में, वाटर एंड सैनिटेशन में, रोड्स, रेलवेज, हॉस्पिटल्स, स्कूल बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर में अब हमें ट्रिपल पी मॉडल देखने के लिए काफ़ी मिल जाता है। ट्रिपल पी मॉडल के मैंने यहाँ पे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे DMIC दैट इज दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो अभी करेंटली बन रहा है। ये एक बहुत मासिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसमें दोनों ही गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व हैं।
कई टोल रोड्स होते हैं या एक्सप्रेसवेज होते हैं, वो ट्रिपल पी मॉडल से ही बनते हैं। मतलब पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और व्हाटएवर वो लोग साथ में आते हैं और जितने भी एक्सप्रेसवेज हैं या फिर टोल रोड्स हैं इनको बनाते हैं। ऑफन बिल्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट कंपनीज, इनको अधिकतर प्राइवेट कंपनीज ही बनाती हैं, उन्हीं को वही ऑपरेट करती हैं अंडर अ कंसेशन from the government which retains ownership. Example mentioned in the text, कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे। Now कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे एक अच्छा एग्जाम्पल है। क्या होता है ना कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया कि आप जो है ये एक्सप्रेसवे बना दीजिए, उसके बदले में या तो पर्टिकुलर टाइम की भाई आज से 10 साल तक इस रोड पे जितना भी टोल आएगा वो सब आपका, ओनरशिप नहीं देगी। ओनरशिप गवर्नमेंट के पास ही रहती है, वो प्राइवेट सेक्टर को ओनरशिप कभी नहीं देगी। लेकिन हाँ उसके बदले उनको कुछ पर्क्स दे दिए जाते हैं कि हम आपको इतने इतने साल तक यहाँ का टोल जो है आपके आपके नाम। थर्ड एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स, मैनी आर डेवलप अंडर अ ट्रिपल बी मॉडल। मतलब जो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे जो आजकल अभी चल रहा है, अभी भी डेवलपिंग ही है मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स जो भी हैं। जैसे मुंबई में देख ली अगर हम, या फिर दिल्ली का देख लें, या फिर एनसीआर का देख लें, तो जितने भी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे ही ट्रिपल बी मॉडल के अंडर डेवलप किए जा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, ये कंक्लूजन देख लेते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो किस पे थ्राइव्स करती है, ऑन अ डायनेमिक इंटरप्ले बिटवीन किस पे, तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी हमेशा थ्राइव करती रहती है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ईच फॉर्म हैज़ यूनिक, हर एक फॉर्म के कुछ अलग फीचर्स हैं, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, एंड जो हमारी अलग अलग इकोनॉमिक नीड्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करती हैं। द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज़ इवॉल्व सिग्निफिकेंटली, वो भी हमने पढ़ा कि बिफोर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो थी हमारी 1991 से पहले क्या रोल था पब्लिक सेक्टर का और उसके बाद क्या रोल हुआ। So embracing competition and efficiency while still focusing on strategic areas. Joint ventures and triple P highlight करते हैं growing trend को of collaboration for mutual benefit and large scale development. Joint ventures और triple P बहुत अच्छे से पढ़ना है। Joint ventures और triple P क्या कर रहा है कि जो आजकल का growing trend है कि कोलैबोरेशन हो रहा है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का, या उनका दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट क्या है, उसको लार्ज स्केल डेवलपमेंट तक उसके क्या हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, उसके ऊपर जॉइंट वेंचर्स और ट्रिपल पी हाईलाइट करता है। Here are some discussion questions. First is, which type of business organization do you think is best suited for providing essential public services like healthcare and why? तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ पूरा चैप्टर आपने जो पढ़ा, आपको जो समझ आया उसके हिसाब से आपको यहाँ आंसर करना है कि विच टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको लगता है कि एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज जो है जैसे कि हेल्थ केयर, वो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहिए, प्राइवेट पब्लिक या ट्रिपल पी मॉडल को या एमएनसी में होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। सेकेंड इज, हाउ डू एमएनसीज इम्पैक्ट लोकल बिजनेसेस इन इंडिया। आपको क्या लगता है कि कैसे जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं वो इंडिया के लोकल बिजनेसेस को किस तरह इम्पैक्ट कर रही हैं, उनका क्या पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आपको अफेक्ट लगता है या इम्पैक्ट लगता है वो आपको यहाँ बताना है। थर्ड इज, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स फॉर ईच कॉन्सेप्ट डिस्कस। जो भी मैंने आपको समझाया, मैंने अपने हिसाब से जो आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए, उसके अलावा आपके पास क्या रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, राइट डाउन देम इन द कमेंट सेक्शन और मैं पढ़ रही हूँ आप लोगों के कमेंट्स। So this is about the chapter, and thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe with your classmates and your friends, and stay tuned for the next chapter. Also write down all your queries, questions, your ideas. What do you want, on which topic do you want the next video should be made, आप मुझे सब बताइए, मैं I will do that only, and I will try to help my students as much as I can. Thank you so much for watching. Have a great day.